उसको खाद की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। और पूरे हरियाणा प्रदेश में खाद की इतनी बड़ी किल्लत है जी। थानों में बैठ के जो पर्ची काटी जा रही है कि जब उसको खाद की जरूरत होती है खाद नहीं मिलता, जब उसको पानी की जरूरत होती है पानी नहीं आता पूरा, बिल्कुल, जब उसको बीज की जरूरत होती है उच्च क्वालिटी के बढ़िया बीज नहीं मिलते, तो उसको बेचने के लिए रेट नहीं मिलता। ठीक। 7-8-10 दिन से हम दृश्य देख रहे हैं और जिस तरह से अन्नदाता की रेरे माटी की जा रही है जी। और जब सरकारें जीत कर आती हैं तो कहीं उनके मन में एक तरह का मुगालता हो जाता है कि हम जीत गए हैं, हमारे साथ प्रदेश की जनता है और अब हमें इन 2-4 मुद्दों से या इन छुटपुट मुद्दे इनको समझने लग जाए। मंत्रियों, विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के इस तरह के बयान आए हैं कि हम उनको देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से घमंड की भाषा है। एक किसान परिवेश का और एक किसानों की समस्याओं को समझने वाला आदमी जब कृषि मंत्री बनेगा। बिल्कुल, कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, मामला कुछ और था जी। अभी राणा साहब है कुछ और है, ठीक है, लेकिन ये लोगों से भी भूल हुई है जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं साथियों आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु एक विषय की तरफ ध्यान दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वह विषय है किसानों का विषय। क्योंकि आजकल हम जो हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, जो हम दृश्य देख रहे हैं, किसान डीएपी खाद के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। यहां तक दृश्य देखे जा रहे हैं कि किसानों की जो खाद की पर्ची है, डीएपी खाद की पर्ची है, वह थानों में बैठकर काटी जा रही है। बहुत ही शर्म का विषय है। सरकार का दायित्व बनता है कि वह सबसे पहले किसान को डीएपी उपलब्ध कराए, जो भी चीज किसान को जरूरी है खेती के लिए वह उपलब्ध कराए। और क्या क्या समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं पर हम बिल्कुल एक एक पहलू को टच करेंगे और इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो हम हरियाणा के अंदर है जी, एक हरियाणा है, ये किसानों की धरती है जी, अन्नदाता लैंड है जी। और यहाँ आजकल जो हम दृश्य देख रहे हैं, एक किसान अभी जो बुआई का समय चल रहा है गेहूं की बिजाई का, उसको खाद की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। और पूरे हरियाणा प्रदेश में खाद की इतनी बड़ी किल्लत है जी। थानों में बैठ के जो पर्ची काटी जा रही है, तो ये जो दृश्य हमें अंदर से कचोटते हैं जी। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, सरकार की नाकामी कहाँ है? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है जी। और ना केवल हरियाणा बल्कि भारत देश ही कृषि प्रधान देश है। और हरियाणा का और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर खेती बाड़ी पर ही डिपेंडेबल हैं, ज्यादातर खेती बाड़ी ही करते हैं। बिल्कुल। और किसान जो है सबसे बड़ा अन्नदाता है। किसान जिस दिन अपना काम करना बंद कर देगा या अपनी फसल उगाना बंद कर देगा, उस दिन पैसों से, हीरे मोती जवाहरातों से जो है आदमी अपना पेट नहीं भर सकता। बिल्कुल ठीक। उसको खाने के लिए किसान के द्वारा उगाएगी जो फसल है, जो अनाज है, वही खा सकता है। तो जो आपने बात कही नाकामी की, निश्चित रूप से जो किसान और जो अन्नदाता जिसको हम कहते हैं, वो आज नहीं बल्कि बहुत बार इस तरह के दृश्य हम देखते हैं कि जब उसको खाद की जरूरत होती है खाद नहीं मिलता, जब उसको पानी की जरूरत होती है पानी नहीं आता पूरा, बिल्कुल, जब उसको बीज की जरूरत होती है उच्च क्वालिटी के बढ़िया बीज नहीं मिलते, और सारा सिस्टम बनने के बाद जब खेती जब निकल जाता है अनाज, तो उसको बेचने के लिए रेट नहीं मिलता। ठीक बात। कहीं ना कहीं किसान को लगातार जो है परेशान किया जा रहा है। और अब जो ये नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनी है, दूसरी बार सैनी साहब मुख्यमंत्री बने हैं जी, और बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है जी, तब ऐसा लग रहा था एक बार कि जो 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के और तमाम किसान संगठनों के भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उन सब के हौसले बड़े जीरो पर चले गए थे, बहुत ज्यादा डाउन थे। और सबको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं हार सकती। लेकिन जिस तरह का अभी पिछले 7-8-10 दिन से हम दृश्य देख रहे हैं और जिस तरह से अन्नदाता की रेरे माटी की जा रही है,
उससे जो एक किसान मूवमेंट 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ जो है रास्ते जाम करके किसान बैठे थे, और दुनिया के जो सबसे ताकतवर नेताओं में जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, उनको भी झुकना पड़ा था। तो किसान के आगे किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई ना झुके, लेकिन उनको एकजुट होना होगा। अब जो ये डीएपी का जिसका हम थोड़ा सा हम एक बीजेपी को भी संदेश देना चाहते हैं। जी देखिए प्रद्युमन भाई, बीजेपी जीत गई हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह मुगालते में भी न रहे। हरियाणा एक पूरा भारत प्रदेश, जैसे आपने कहा जी कि एक कृषि प्रधान है पूरा का पूरा जी, और विशेषकर हरियाणा के अंदर गेहूं हमारे यहाँ इतना होता है, हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और एक समय था जब हरित क्रांति लाई गई थी, उससे पहले हमारा देश बाहर से इंपोर्ट करता था। तो किसानों ने एक मेहनत की और मेहनत रंग लाई, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम इस पोजीशन में हैं और अगर सरकारें इस प्रकार से अनदेखी करेंगी और जब सरकारें जीत कर आती हैं तो कहीं उनके मन में एक तरह का मुगालता हो जाता है कि हम जीत गए हैं, हमारे साथ प्रदेश की जनता है और अब हमें इन दो चार मुद्दों से या इन छुटपुट मुद्दे इनको समझने लग जाए। देखो, आप जो बात कह रहे हो मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जी बहुत से बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और हारे हुए प्रत्याशियों के इस तरह के बयान आए हैं कि हम उनको देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जो किसान वर्ग था और विशेषकर जाट समुदाय, उसने बहुत बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करके और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि किसान मूवमेंट के बाद प्रदेश में ऐसा माहौल बन चुका था और बीजेपी के जो बड़े जाट नेता थे, बड़े किसान नेता जो बीजेपी ने जिनको टिकट दे रखी थी, उनको भी लोगों ने चुनाव हरा दिया। हालांकि अब लोग पछता भी रहे हैं उस चीज पर, उस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से घमंड की भाषा है। और जहां तक आपने कहा कि तीसरी बार जीत गए, को बहुत लंबी चौड़ी जीत नहीं है। प्रद्युमन जी, एक चीज हम सीएम साहब से भी हमारे वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे, और जो भी बीजेपी के बड़े आला कमान है कि वो इन चीजों पे लगाम लगाएं, क्योंकि देखिए आज बीजेपी की कहीं न कहीं एक अच्छी छवि बनी है, और अगर इस तरह की चीजें बीजेपी के नेता लगातार लेके आएंगे, पब्लिक डोमेन में इस तरह की चीजें आएंगी, तो छवि खराब होने में भी समय नहीं लगेगा। देखो, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती है जी। अगर नायब सिंह सैनी या उसके नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये घमंड हो कि पूरी जिंदगी वो रहेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है राजनीति में। बिल्कुल। और ये जो 48 सीटें जीती हैं, यानी बहुमत से केवल 2 ऊपर हैं, ठीक है। पिछली बार 3 उपचुनाव हुए थे हरियाणा प्रदेश में, बिल्कुल पिछली बार, और अगर वही कहानी होगी, 3 उपचुनाव हो गए और तीनों में मान लीजिए जनता ने सबक सिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो सरकार दोबारा से बहुमत से नीचे आ जाएगी। तो इस तरह की किसी भ्रम में ना रहें कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, जनता से बड़ा कुछ नहीं है। और लोगों ने तो बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया। ये जो नेता बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जिस घमंड की बात कर रहे हैं, जो लगातार इस तरह की बातें भी यहां तक भी बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे, तो ये स्पष्ट घमंड झलक रहा है। और इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को और पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनको तुरंत प्रभाव से ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। अगली जो बात, इसमें एक चीज पर हम दूसरे पहलू पे आते हैं। देखिए साथियों, अब हमारी भी सरकार से हम भी ये कहना चाहते हैं कि जो खाद की किल्लत है जी, वह सरकार की ही प्राथमिकता है, और सरकार इस काम को प्राथमिकता से लेकर एक एक किसान तक जितना उसको खाद चाहिए उतना खाद उनको जल्द से जल्द उपलब्ध कराए, ताकि इस किसान को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। और उसको थाने को मतलब थोड़ी बनता कि किसान खाद लेने के लिए थाने में जाएगा। अब हम आते हैं प्रद्युमन भाई दूसरे पहलू पे। एक पहलू यह है कि देखिए पिछली बार एक किसान का बेटा कृषि मंत्री था जी, जेपी दलाल, और पिछली बार किसान का बेटा नहीं बल्कि खुद किसान है, खुद किसान है जी, जो खुद और बहुत बड़े किसानों में है, बहुत बड़े किसानों में है। तो पिछली बार जो पराली जलाने के मुकदमे हैं जी, वो किसानों पर कितने दर्ज हुए हैं जी, और अब की बार राणा साहब को बना गया कृषि मंत्री जी,
अब की बार जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें भी काफी बड़ा अंतर है। जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, निश्चित रूप से जब जयप्रकाश दलाल को मनोहर लाल जी की सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया, जी, तो एक तो चूंकि वो किसान परिवेश से हैं, बिल्कुल, और खुद किसान हैं, दूसरा वो उन चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ उन्होंने राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा किसान के हक और हकूक के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। और जयप्रकाश दलाल एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेतीला है जी, और जिसमें लोगों को एक एक किसान को पानी के लिए, खाद के लिए, एक एक चीज के लिए बड़ा सोचना पड़ रहा था उस क्षेत्र में। बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ जो राणा साहब बने हैं वो उस यमुनानगर के अंबाड़ा के उस इलाके से आते हैं जहां बहुत ज्यादा इन चीजों की किल्लत नहीं है। और उनको जिस आदमी को एक भौगोलिक अंतर है, जो जिस संकट से गुजरा हुआ होगा, नेचुरल बात है कि उसके पास जब कमान आएगी तो उसको समझ ज्यादा होगी, उसको काम करने का तरीका ज्यादा आएगा। अब जयप्रकाश दलाल और श्याम सिंह राणा के अगर हम देखो, दोनों की तुलना अभी कर भी नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी जितना समय हुआ है, क्योंकि श्याम सिंह राणा ने अभी मुख्य मंत्री बने हैं वो बने हैं, उसके बावजूद अगर उनका एक पैरामीटर पर हम कंपैरिजन करें दोनों का, तो इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। जब जेपी दलाल प्रदेश के कृषि मंत्री थे तो प्रदेश में जितनी किल्लत अब डीएपी की है उतनी कभी नहीं हुई उनके कार्यकाल में। जी, दूसरी बड़ी बात, सूचना इस प्रकार की भी मिल रही है कि सरकार जब से गठन हुआ नई सरकार का, तब से लेकर अभी तक कई जगह पे रैक ही नहीं आया है। वो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, और सूचना नहीं बल्कि हमने भी पुख्ता जानकारी होती है, पुख्ता जानकारी वो ये है कि बहुत सी जगहों पर अभी तक नई सरकार बनने के बाद खाद पहुंची ही नहीं है, कोई रैक ही नहीं आया। कितनी शर्म की बात है कि प्रदेश के कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसानों की सुध क्यों नहीं ले रहे। अगली जो बात मैं कह रहा हूं, जो पराली का आपने इशू उठाया, जब जयप्रकाश दलाल प्रदेश के कृषि मंत्री थे जी, इस पर बाकायदा सरकार बीजेपी की थी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक किसान परिवेश का और एक किसानों की समस्याओं को समझने वाला आदमी जब कृषि मंत्री बनेगा, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से उसने उनके जब वो कार्यकाल था तो बहुत ही कम से कम मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों के पास, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इतने मुकदमे दर्ज हुए थे अगर ओवरऑल हम देखें, जबकि अब तो जो है लाइन लगी हुई है। ठीक बात है। अब तो पराली के नाम पर किसानों को भयभीत तो डराया जा रहा है। ठीक बात है। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय था, वही माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस समय गाइडलाइन थी, लेकिन उसके बावजूद अब ऐसा क्या हो गया, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि एक अनुभवहीन नेता को मंत्री बना देना, और अकेले श्याम सिंह राणा की बात नहीं है। हमने एक वीडियो में पहले भी चर्चा की थी कि नायब सिंह सैनी जी ने जो विभागों का बंटवारा किया है वो इस तरह से किया है कि जिनको जिस विभाग के बारे में जानकारी नहीं उनको वो विभाग दे दिया गया। ऐसा क्यों है प्रद्युमन? अब मैं एक उदाहरण दर्शकों को बताता हूं। आरती राव जी, वो खेलों में नेशनल चैंपियन रहे, बिल्कुल सही कहा आपने, शूटर रहे, उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, बल्कि लोग मान रहे थे कि उनको खेल मंत्री बनाया जाएगा, लग ऐसा रहा था कि उनको खेल मंत्री बनाया जाएगा, जबकि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो डॉक्टर हैं उनको ऐसे विभाग दे दिए जिनका उनसे कोई वास्ता ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह के तमाम विभाग ऐसे बांट दिए गए जिन मंत्रियों को उनको समझने में बहुत लंबा समय लगेगा, और वो मंत्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये डिपार्टमेंट बांटे गए हैं, साल या 1 या 1.5 साल या 2 साल के बाद निश्चित रूप से हरियाणा में कैबिनेट का दोबारा से विस्तार होगा। अच्छा, बहुत से मंत्रियों की छुट्टी होगी क्योंकि ये लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज और देखिए, प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, 24 कर्मचारियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो पराली को रोकने में, जो पराली जल रही थी उसको रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। क्या अभी तक प्रदेश के कृषि मंत्री ने कितनी मंडियों का दौरा किया, क्योंकि फसल आई हुई है, कितने किसानों से उन्होंने बात की? आज हम कृषि से संबंधित ही मामला लिए हुए हैं, इसलिए और मंत्रियों की बात नहीं कर रहे, बाकी विभागों की भी हम बात नहीं कर रहे, हम केवल और केवल जो कृषि विभाग उस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने कितने किसानों से बात की? खाद क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे क्या उन्होंने केंद्रीय जो रसायन और उर्वरक मंत्री हैं उनसे कोई बात की, या केंद्रीय कृषि मंत्री से कोई बात की? राणा साहब का मुझे जो लग रहा है अभी तक तो शायद वो अपने जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट उसके अलावा कहीं गए ही नहीं। मेरे पास जो सूचना है, और मंत्री के पास जिम्मेवारी पूरे हरियाणा की है। मंत्री वो एक हल्के का थोड़े ही है, भाई वो रादौर से एमएलए बन गए तो इसका मतलब वो, और एक और बड़ी गजब बात है कि
जब जेपी दलाल प्रदेश के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ना केवल पराली, ना केवल डीएपी खाद, बल्कि मुआवजे को लेकर के आप देख लीजिए, जितना मुआवजा उनके कार्यकाल में बटा है आज तक कभी किसी मंत्री के कार्यकाल में नहीं बटा। हरियाणा में 2 हलके इस चीज के लिए याद किए जाते हैं, नारनौंद और देखो निश्चित रूप से 2 चीजों के लिए दोनों हलकों को पूरी जिंदगी याद रखा जाएगा। 5 साल कैप्टन अभिमन्यु 2014 से 2019 तक मंत्री रहे। बिल्कुल। जितने काम नारनौंद में उन्होंने करवाए सार्वजनिक काम, उतने कोई मंत्री नहीं करवा सकता। बिल्कुल। दूसरा, जयप्रकाश दलाल 5 साल पहले कृषि मंत्री और बाद में वित्त मंत्री रहे। जितना काम, जितना मुआवजा, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम जो जेपी दलाल ने करवाया कोई नहीं करवा सकता। लेकिन जितने मुआवजे मिले लोगों को, जी, लेकिन दोनों को ही उनके हलके के लोगों ने अगले चुनाव में हरा दिया, जिसका पछतावा अब हो रहा है। मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, नारनौंद से भी आ रहे हैं, लोहारू से भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, और वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत परेशानी में है। लेकिन वो तब क्यों नहीं समझ पाते असली कमी किसान की भी है। बिल्कुल। वो किसान ये क्यों नहीं समझ पाता कि अपना कौन है और पराया वो कौन है। जब लला लला हो जाती है, और विशेषकर किसान और जाटों में एक बार लला लला होगी किसी भी चीज की, वो भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं। प्रद्युमन भाई एक बहुत ही किसान ही साथी थे, लेकिन मैं उनको समझदार कहूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं कई बार लोगों से चर्चा करता हूं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए। आपके नजदीक खंडा का जाट है, आपके नजदीक लोहारू का जाट, केवल जाटों की बात करते हैं क्योंकि वो जाट वर्ग से आते थे, या फिर रोहतक का जाट आपके नजदीक है। कह कि लोग ये इस बात ही नहीं समझने को तैयार हैं। लोगों में चुनाव के टाइम एक ऐसा भूत सवार हुआ, हुडा हुडा, उनको ये नहीं समझ में आया कि हमारे नजदीक तो खंडा का जाट है, हमारे नजदीक लोहारू का जाट है, और वो बह गए भावना में। देखो निश्चित रूप से मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं। आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मान लीजिए 2024 के इस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते और राजबीर फरटिया, जिस लोहारू का हम जिक्र कर रहे हैं, वो अब भी विधायक बन गए और वो विधायक बन जाते, तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको मंत्री नहीं बनाया जाता। बिल्कुल। जस्सी पेटवाड़ जो अब नारनौंद के विधायक बन गए, ना उनको मंत्री बनाया जाता। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, चौधरी सोमवीर सिंह वहां से चुनाव जीते, और सोमवीर सिंह चौधरी बंसीलाल के दामाद भी हैं। जब उन्होंने उनको मंत्री नहीं बनाया, और चलो हम चर्चा को एक बार किसानों के मुद्दे पे जाते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अभी आज हम किसान मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो अंतिम अगर हम किसानों को कहना चाहें, सरकार से भी हम कहना चाहें, आपको क्या लगता है कि देखिए ये फर्क है साफ साफ। जब कृषि मंत्री जेपी दलाल थे मामला कुछ और था, अभी राणा साहब है कुछ और है, ठीक है, लेकिन ये लोगों से भी भूल हुई है। परंतु अभी सरकार राहत किस प्रकार से दे किसानों को? देखो निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के कृषि मंत्री को ये बात तो माननी पड़ेगी, और ऑन रिकॉर्ड माननी पड़ेगी कि किसान अब भी तकलीफ में है, उनको डीएपी नहीं मिल रही, और प्रदेश सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो कुछ भी करके उनको डीएपी उपलब्ध करवाए। और ना केवल डीएपी, बल्कि ये डीएपी तो अभी ठीक है 15-20 दिन, 1 महीने का मामला है, उसके बाद आगे भी तो लोगों को कभी बीज की जरूरत है, कभी टाइम पर पानी की जरूरत है। किसान की जो समस्याएं हैं आप उनको दूर करने का काम करें। भले ही किसी ने आपको वोट दिया ना दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आज आप बहुमत में हैं, आज आप सत्ता में हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अगर कहीं कोई रुकावट दिखाई दे रही हो, तो जिन लोगों का इस मामले में एक्सपीरियंस है, चाहे वो जयप्रकाश दलाल जो कि मंत्री रहे, कृषि मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ भी अपने समय में रहे, तो उन लोगों से वो सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। कई बार कोई जरूरी नहीं हर आदमी को ज्ञान हो, बिल्कुल ज्ञान तो किसी बच्चे से भी हम सीख सकते हैं। तो उनको इस संबंध में, और मुझे तो एक और बड़ी ताज्जुब की बात लगती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, तो उनको इस विषय पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है, और तभी जो है बात बन पाएगी। और कृषि मंत्री जी को भी एक और मेरा एक सुझाव भी है उनको, हालांकि उम्र में भी बड़े हैं वो मेरे से बहुत ज्यादा, उनको ये सुझाव है कि आप रादौर में बैठ करके मत एक रादौर के मंत्री बन करके रहो, पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमो, किसानों के अंदर जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में किसान की दुख और तकलीफ क्या है। जी तो साथियों, हम भी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, देखिए बीजेपी की सरकार बनी है, उनको विजय श्री भी प्राप्त हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि जो मुद्दे थे वो गौण हो गए हैं या सारे मुद्दे उन्होंने सोल्व कर दिए हैं। जो किसानों से संबंधित मुद्दा है वो आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है, और सफल सरकार उसी सरकार को माना जाता है जो एक एक मुद्दे को सही तरीके से सुलझा ले। तो बीजेपी सरकार से हमारा अनुरोध है
ये जो किसानों की समस्याएं हैं उनको बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर उन सारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, तब ये एक सफल सरकार मानी जाएगी और कहीं न कहीं आने वाले समय में उनको इस चीज का और फायदा भी मिलेगा। इसमें एक विशेष बात और मैं बताऊं, ना केवल सरकार बल्कि विपक्ष को भी अपनी एक भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आज विपक्ष में 39 विधायक हैं और वो उनमें से ज्यादातर गूंगे और बहरे बने हुए हैं। विपक्ष कोई आवाज उठा नहीं रहा। मेरा उन किसानों से भी अनुरोध है जिनको इस तरह की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है कि अगर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दिया है, भले ही वो हारे या जीते, या उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को वोट दिया है, उसके घर जरूर जाएं, उससे बात जरूर करें कि हमारे ये समस्या है, इसका समाधान करवाओ। क्योंकि जब आपने वोट दिया है किसी को भी, और वोट तो आपने अभी 5 तारीख को ही डाला है, उन बातों को आज 20-22 दिन हुए हैं, बिल्कुल, तो आपको वो उस दिन तो आपके पांव तक पकड़ रहे थे, अब वो आपको भूल गए हैं। उन तक भी आपको जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो जिसको आपने वोट डाला है जी। तो साथियों, हमने यह चर्चा की किसानों के मुद्दे पर, जो आज से संबंधित और बिल्कुल आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हमने टच किया। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, अब लेते हैं आपसे विदा। राम राम।